आगे बढ़ने से पहले आज हम थोड़ा पिछला रिवाइज करेंगे। सबसे पहले आज आप बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते हैं कौन कौन रिप्लाई कर पाते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज करंट। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये कौन रिप्लाई करेगा? ये रिप्लाई करेगी अंबिका। बोलो अंबिका। अंबिका आवाज आ रही है आपको? अंबिका आवाज आ रही है आपको? अखिलेश, आप बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय करंट? निखिल, आवाज आ रही है आपको? अर्पित, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। हाँ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर कहो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उससे करंट जनरेट होगा। तो कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स है जिनके फ्लो करने से करंट प्रोड्यूस होगा? एग्जाम्पल दे सकते हो अर्पित? इलेक्ट्रॉन। क्या कहा? इलेक्ट्र एक बार रिपीट करोगे? स्नेहा, आप बता सकते हो चार्ज पार्टिकल्स, कौन कौन से चार्ज पार्टिकल हैं जिनके मूव करने से करंट प्रोड्यूस होगा? सुबह सुबह बच्चे बोल नहीं रहे हैं, मुझे लगता है अभी उनकी नींद नहीं उतरी है। बता सकते हो स्नेहा? माइक को ऑफ किए हुए हैं। स्नेहा, ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी को नींद से उठा रहा हूँ, कोई बोल ही नहीं रहा है। निखिल, आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। तो खुद को म्यूट बहुत जल्दी कर लेते हैं सभी बच्चे, पता नहीं क्या जल्दी पड़ी होती है। निखिल, आपको ये बताना है कौन कौन से चार्ज पार्टिकल है जिनके मूव करने से करंट प्रोड्यूस होता है? कुछ चार्ज पार्टिकल्स के एग्जांपल दे सकते हो निखिल? सर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स। और बताओ। सर अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, और बताओ। और बता सकते हो। प्रोटॉन के मूव करने से करंट प्रोड्यूस होगा निखिल? बताओ निखिल, प्रोटॉन अगर मूव कर रहा है तो करंट प्रोड्यूस होगा?
निखिल, आवाज आ रही है आपको? और कोई बच्चा तो बोल ही नहीं रहा, तो निखिल से ही पूछ लेते हैं। निखिल, आवाज आ रही है आपको? निवेदिता, आवाज आ रही है आपको? बोलो निवेदिता। चलो आर्यन से पूछते हैं। बोलो आर्यन। आर्यन, आवाज आ रही है आपको? कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, इजी पूछ रहा हूं अभी तो मैं। चलो अर्पित से ही पूछते हैं। बोलो अर्पित, क्या प्रोटॉन की मूवमेंट से कोई करंट प्रोड्यूस होगा? यस सर। न्यूट्रॉन की मूवमेंट से करंट नो सर। प्रोड्यूस होगा? नो सर। ओके, अब ये क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। An alpha particle and an electron are moving with the same speed in a particular direction which will produce more current. किसकी मूवमेंट से ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, अल्फा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन? दोनों ही चार्ज पार्टिकल है और दोनों ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं। किस केस में ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा? मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं दोनों ही पार्टिकल, तो यूनिफॉर्म मोशन में है। कौन करंट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, अल्फा पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन? बता सकते हो अर्पित? चलो सोमाद्री से पूछते हैं। बता सकते हो सोमाद्री आप? कोई सर आइडिया? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्यों कहा आपने, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं कहा? सर अल्फा पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन से ज्यादा चार्ज होता है। तो जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा करंट होगा। तो अल्फा पार्टिकल पर कितने टाइम्स ज्यादा चार्ज है इलेक्ट्रॉन से? बस आपको ये बताना है कितने टाइम्स ज्यादा चार्ज है इलेक्ट्रॉन से। बता सकते हो सुमाद्री? नो सर। अल्फा पार्टिकल हैज पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हाइड्रोजन न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम एटम के बारे में पढ़ा होगा आपने। यस दो सर। प्रोटॉन होंगे इसके न्यूक्लियस में, दो न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन को अगर रिमूव कर दिया जाए, दो इलेक्ट्रॉन को, तो ओवरऑल हीलियम न्यूक्लियस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अल्फा पार्टिकल का मतलब ही है हीलियम एटम का न्यूक्लियस जिस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया जा चुका है। इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो टोटल कितना, तो दोनों के केस में ही करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन अल्फा पार्टिकल के केस में ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा करंट, क्योंकि करंट के का फॉर्मूला भी है I = Q/T। तो Q जितना ज्यादा उतना ज्यादा करंट। ओके, अभी आपको बताना है।
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, व्हाट विल बी नेट करंट फॉर द सिस्टम। इस सिस्टम में दो पार्टिकल है, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। a proton and an electron are moving in the same direction and parallel to each other। मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो पैरेलल है एक दूसरे के। स्ट्रेट लाइन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों की पैरेलल है। इस केस में जो नेट करंट होगा वो कितना होगा ये बताना है आपको। बता सकते हो निखिल, कोई आइडिया? कोई भी बच्चा खुद को अनम्यूट करे, अगर बता सकते हो आप बताओ। प्रोटॉन की मोशन से भी करंट प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन की मोशन से भी करंट प्रोड्यूस होगा, और क्योंकि दोनों पर चार्ज सेम है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर ही, तो चार्ज सेम तो करंट भी सेम ही प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। प्रोटॉन के लिए करंट की डायरेक्शन वही होगी जो प्रोटॉन के मोशन की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन के लिए करंट की डायरेक्शन होगी जो इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपोजिट होगी। मतलब कि दोनों ही करंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। दोनों ही करंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो जो नेट करंट है वो जीरो हो जाएगा। तो जो थर्ड का आंसर है वो है नेट करंट विल बी जीरो। अगर अपोजिट डायरेक्शन कर दे अगर डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया जाए फिर क्या होगा? एंटी पैरेलल डायरेक्शन है, दोनों के मोशन की डायरेक्शन एंटी पैरेलल है। इस केस में जो करंट होगा प्रोटॉन, जो करंट की डायरेक्शन होगी प्रोटॉन की वजह से वो प्रोटॉन के मोशन की डायरेक्शन के अलोंग ही होगी, और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा उसकी डायरेक्शन भी प्रोटॉन की डायरेक्शन के प्रोटॉन की डायरेक्शन की मोशन की डायरेक्शन में ही होगी। तो जो नेट करंट है वो इंडिविजुअल करंट का डबल हो जाएगा। अगर प्रोटॉन की वजह से करंट है आई, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट है कैपिटल आई, तो नेट करंट हो जाएगा 2i, मतलब कि डबल हो जाएगा इंडिविजुअल करंट का। तो अभी फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल करंट? What is its value at 0 Kelvin temperature and room temperature? मतलब कि थर्मल करंट का मतलब क्या है और इसकी वैल्यू क्या है 0 केल्विन पर। 0 केल्विन का मतलब लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर का मतलब है 25 डिग्री सेल्सियस।
केल्विन में चेंज करने के लिए आप उसमें 273 ऐड कर सकते हो। तो दोनों ही टेम्परेचर पर थर्मल करंट की वैल्यू बतानी है और थर्मल करंट का पहले मीनिंग बताना है क्या होगा। तो इससे पहले आप ये बताइए, रूम टेम्परेचर पर अगर कोई कंडक्टर है, कोई मेटल की ऑब्जेक्ट है, क्या उसके अंदर कोई किसी भी टाइप की मोशन होगी? किस टाइप की मोशन होगी? या सॉलिड के पार्टिकल्स, कंडक्टर के पार्टिकल्स रेस्ट में होंगे? अमन, आवाज आ रही है आपको? बोलो अमन। यस सर। बता सकते हो आप? जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स हैं मैटर की। गैस में जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली जिगजैग मोशन में होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। अगर आप उनको किसी कंटेनर के अंदर बंद कर दें, और लिक्विड में भी पार्टिकल्स में मोशन होती है जो कि हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देगी, उसको हम ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं। तो उसमें भी वाटर के मॉलिक्यूल्स या किसी भी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। और सॉलिड पार्टिकल्स में किस टाइप की मोशन होगी, ये बता सकते हो अमन? सॉलिड ऑब्जेक्ट के केस में पार्टिकल्स की मोशन कैसी होगी? क्या पार्टिकल्स रेस्ट में होंगे या मोशन में होंगे? पर्टिकुलरली हम कंडक्टर का केस ले रहे हैं। कंडक्टर के केस में कंडक्टर के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर क्या क्या होगा? कोई आइडिया है अमन? सुमाद्री, आप बता सकते हो? सर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बहुत ज्यादा मूवमेंट होगी। इलेक्ट्रॉन की मोशन किस टाइप की होगी? सर जिगजैग। क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स की मोशन जिगजैग होगी, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे कंडक्टर के अंदर? नो सर। कौन से वो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनकी जिगजैग मोशन होगी? उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या नाम देते हैं जिनकी जिगजैग मोशन होगी? कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी जिगजैग मोशन नहीं होगी। जिगजैग मोशन का मतलब ही है कंडक्टर के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन आफ्टर मैनी कोलिजन्स। तो कंडक्टर के अंदर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक है जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, जो कि कंडक्टर के एटम के आउटर मोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन हैं, जो कि लूजली बाउंड है। दूसरे हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के साथ अटैच रहेंगे, वो जिगजैग मोशन में नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह फ्रीली मूव नहीं करेंगे इनसाइड द कंडक्टर। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जिगजैग मोशन होगी। तो आप यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, इनर इलेक्ट्रॉन्स एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड विद द न्यूक्लियस, तो उनके पास मोशन के लिए ज्यादा फ्रीडम नहीं होगी, जबकि आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होंगे, वो अपने न्यूक्लियस को इजिली एस्केप कर सकते हैं आफ्टर गेनिंग सम एनर्जी फ्रॉम रूम टेम्परेचर। और न्यूक्लियस अपनी लोकेशन पर टाइटली फिक्स्ड है, वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो न्यूक्लियस में कोई रैंडम डायरेक्शन वाली मोशन नहीं होगी, कोई जिगजैग मोशन नहीं होगी। न्यूक्लियस सिर्फ ऑस्किलेट करेंगे, वाइब्रेट करेंगे अबाउट अ मीन पोजीशन। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता जाएगा तब ये मोशन भी कम होती जाएगी, और 0 केल्विन टेम्परेचर पर सभी तरीके की मोशन स्टॉप हो जाएंगी।
और अभी हम आते हैं अपने उसी क्वेश्चन पर, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन है किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा एट रूम टेम्परेचर, उसे हम थर्मल करंट कहेंगे, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर। तो कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं किया हुआ है, किसी वोल्टेज के सोर्स से, एनर्जी के सोर्स से आपने कंडक्टर को कनेक्ट नहीं किए हुए, लेकिन फिर भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की में जो रैंडम डायरेक्शन में मोशन होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स में, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको हम कहेंगे थर्मल करंट। और जो इसकी वैल्यू होगी रूम टेम्परेचर पर वो जीरो होगी। नेट थर्मल करंट विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो कोई ना कोई राइट टू लेफ्ट भी जा रहा होगा। कोई कंडक्टर के एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर पर जा रहा है तो कोई ना कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन अपोजिट कॉर्नर से पहले वाले कॉर्नर की तरफ भी आ रहा होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का करंट दूसरा इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन की मोशन अपोजिट होगी, मोशन की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो नेट करंट जीरो हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू ऑफ थर्मल करंट विल बी जीरो एट रूम टेम्परेचर। और 0 केल्विन पर तो कोई मोशन ही नहीं होगी। लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन है, इस पर कोई मोशन ही नहीं होगी, तो फिर कोई करंट का कंसेप्ट भी नहीं होगा। तो थर्मल करंट बिना बैटरी को कनेक्ट किए हुए प्रोड्यूस होगा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, what do you mean by resistance? What is the effect of temperature on resistance of a conductor? सबसे पहले तो आप इसी पर ही आ जाएं कि कंडक्टर का मतलब ही क्या है। कंडक्टर की दो डेफिनेशंस आप दे सकते हो। अभिनव, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टर? बता सकते हो अभिनव? कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर में क्या डिफरेंस है? बता सकते हो अभिनव? One difference between good conductor and bad conductor. बोलो अभिनव। आपको बताना है गुड कंडक्टर का मतलब। अभिनव, आवाज आ रही है? आर्यन, आर्यन की आवाज काफी दिन हो गए सुनाई नहीं दी है। आर्यन, आवाज आ रही है? गुड कंडक्टर बताओ। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, छोटी क्लासेस में भी गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर। कौन बच्चा बताएगा? वो खुद को अनम्यूट करे। ऑनलाइन क्लासेस का यही मेन डिसएडवांटेज है, बच्चे बहुत देर में
मुंह खोलते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं जैसे दुल्हन घूंघट किए हुए बैठी हुई हो और कुछ बोल ही ना रही हो। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। फिजिक्स एक इंटरेक्टिव सब्जेक्ट है, इसमें बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। तो आर्यन बता सकते हो गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर? सर गुड कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी सर इजीली पास हो जाती है। रीजन क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास क्यों हो जाएगी गुड कंडक्टर में, ऐसा क्या होगा? बैड कंडक्टर के लिए आप कहोगे कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें इजिली पास नहीं होगी, गुड गुड कंडक्टर में हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी पास। ऐसा क्या होता है गुड कंडक्टर में जिसकी वजह से वो ज्यादा कंडक्टिव होते हैं? बता सकते हो आर्यन? कौन बच्चा बताएगा? वो खुद को म्यूट करे। सर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं गुड कंडक्टर में। नेम भी बताओ आप अपना। सुमाद्री बोल रहे हो आप? यस सर। ओके ओके। तो जो बेसिक कोज है गुड कंडक्टर के पीछे वो है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा गुड कंडक्टर होगा। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है सभी मेटल्स में? कौन सी मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए? सर सिल्वर। सिल्वर से भी प्लैटिनम। अच्छा कंडक्टर है। प्लैटिनम सबसे बेस्ट प्लैटिनम। है। प्लैटिनम सबसे रबर। बेस्ट है। सबसे बेस्ट कंडक्टर है प्लैटिनम, देन गोल्ड। गोल्ड के बाद फिर सिल्वर का नंबर आएगा, सिल्वर के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद फिर आयरन ले सकते हो, आयरन के बाद फिर आप अलॉयज ले सकते हो। अलॉय की कंडक्टिविटी थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल्स, और टंगस्टन की कंडक्टिविटी बहुत कम है। तो एक नॉन मेटल भी है। वैसे तो नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर हैं, ये करंट को कंडक्ट नहीं करती है, लेकिन एक नॉन मेटल है जो करंट के लिए गुड कंडक्टर है। उसका नाम कौन बताएगा? सर सर समाद्री। सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। सर ग्रेफाइट। सर सर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट एक्चुअली कार्बन की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। तो ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट की छोटी सी रोड आपको किसी भी ड्राई सेल की कोर में मिल जाएगी। किसी भी ड्राई सेल को अगर तो ब्रेक किया जाए तो उसकी कोर में जो रोड मिलेगी वो ग्रेफाइट की बनी होगी। पेंसिल का जो सिक्का है वो भी ग्रेफाइट का बना हुआ है। पेंसिल की कोर में जो सिक्का होगा। तो ये सभी गुड कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। तो गुड कंडक्टर का मतलब ही है वो सब्सटेंस या वो मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने पॉसिबल है पर एटम आपको बताना है। किसी भी एटम में ज्यादा से ज्यादा कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं किसी भी मेटल के एटम में? बताओ कौन बताएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर एटम present in an atom. सर 4। सर 8। 4 नहीं, 3। सर 4। मैक्सिमम 3 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैसे तो 3 से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत मुश्किल होते हैं कि किसी मेटल के अंदर हो। नॉर्मल सिचुएशन में रूम टेम्परेचर पर या 50 डिग्री सेल्सियस तक 3 से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ज्यादातर एक ही होगा या फिर 2 होंगे या 3 होंगे। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इनर इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाना इतना इजी नहीं होता है। और अभी आपको बताना है क्या न्यूक्लियस की वजह से भी कोई करंट होगा कंडक्टर के अंदर?
दो केस आपको लेने हैं। एक है जब आपने बैटरी को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, दूसरा केस है जब आपने कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड केस में आपको ये बताना है कि क्या न्यूक्लियस का कोई रोल होगा इन जनरेशन ऑफ करंट इनसाइड कंडक्टर। क्या न्यूक्लियस की वजह से कोई थर्मल करंट होगा या फिर बैटरी कनेक्ट करने के बाद कोई करंट होगा, ये आपको बताना है। तो क्या न्यूक्लियस का कोई रोल होगा करंट के प्रोडक्शन में? कौन बच्चा बताएगा? आप खुद को अनम्यूट करके आंसर दे सकते हो। कंडक्टर के अंदर जो करंट होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो होगा ही होगा, लेकिन क्या न्यूक्लियस की वजह से भी हो सकता है? न्यूक्लियस अपनी पोजीशन पर टाइटली बाउंड है, तो न्यूक्लियस फ्रीली मूव नहीं करेंगे, तो न्यूक्लियस की वजह से कोई करंट भी प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर आप बैटरी से कनेक्ट कर दो तो भी न्यूक्लियस अपनी पोजीशन से हिलने वाला नहीं है। कितनी हाई वोल्टेज आप लगा दो, न्यूक्लियस अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हिलेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, वो भी आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी आपको बताना है कंडक्टर हीट अप क्यों हो जाता है आफ्टर कनेक्टिंग अ बैटरी। इसका आंसर कौन बच्चा देगा? सर निखिल। बोलो निखिल। सर जब हम कंडक्टर में से करंट पास करते हैं तो फिर सर जो चार्ज पार्टिकल होता है उसके मूवमेंट के कारण पहले तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती है। एक मेन वर्ड आप रिपीट करोगे? एक मेन वर्ड मिसिंग है शायद आपके आंसर में। सर जब करंट फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू तब फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो चार्ज पार्टिकल्स है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी को लीड करती है। एक मेन टर्म आपने नहीं बताई है। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में या को थर्मल एनर्जी में। ड्यू टू रीजन बताओ, क्या होगा ऐसा कि एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक हीट एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। आफ्टर विच प्रोसेस ऐसा क्या होगा? अमन, निखिल, अमन बोल रहे हो आप? निखिल, सर निखिल। निखिल बताओ किस प्रोसेस के बाद काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले बैटरी के अंदर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। तो ऐसा किस वजह से होगा? किस प्रोसेस के बाद काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो आपको बताना है। इलेक्ट्रॉन ने मोशन मूव करना शुरू कर दिया बैटरी की वजह से कंडक्टर के अंदर। अब ऐसा क्या होगा कि उसकी मोशन की जो एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, वो एकदम से हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा क्या होगा? करंट के इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ऐसा क्या आएगा कि वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देगा? सर जो कंडक्टर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं उनके कारण। इसके लिए आप टर्म यूज करोगे कोलिजन।
collision of moving electrons with nucleus या फिर with kernels और with surrounding electrons. तो collision of electrons with the surrounding atoms or with the surrounding nucleus or with the surrounding electrons is the cause of transformation of kinetic energy of electrons into heat energy. तो कोलिजन के बाद ही काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कोलिजन से पहले तक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में हो सकता है मिलियंस ऑफ कोलिजन हो। एक सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ कोलिजन पॉसिबल है। जैसे आपने कंडक्टर को बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी बैटरी से, जो कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होंगे, लेकिन थोड़ी ही स्पीड अचीव करने के बाद उनका कोलिजन हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन की स्पीड स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर वो एक्सेलरेट होंगे, फिर कोलिजन होगा, फिर स्पीड डाउन जाएगी। तो एक सेकंड में लेफ्ट टू राइट सपोज करो कोई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो एक सेकंड में मिलियंस टाइम उसका कोलिजन होगा, मिलियंस टाइम उसकी स्पीड पहले इंक्रीज होगी और कोलिजन के बाद डिक्रीज होगी। तो लगातार एक्सेलरेट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन, पहले एक्सेलरेट होगा, फिर कोलिजन की वजह से डी एक्सेलरेट होगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर डी एक्सेलरेट होगा। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा नहीं हो पाएगी, एक एवरेज स्पीड रहेगी इलेक्ट्रॉन की। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे मोशन में आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अपनी काइनेटिक एनर्जी को भी लूज करता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो जिस वजह से वो कंडक्टर है वो गर्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की मोशन कोई सिंपल मोशन नहीं है कंडक्टर के अंदर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को मिलियंस ऑफ कोलिजन्स को फेस करना पड़ता है कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रेवल करने में। और अप्रोक्सीमेटली जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वैसे तो वो इतना रैंडम नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन मूव एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही करेगा, लेकिन इतना स्ट्रेट पाथ भी नहीं होगा। दो कोलिजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का पाथ स्ट्रेट होगा बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कोलिजन्स, लेकिन कोलिजन के बाद थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के मोशन की डायरेक्शन में टर्न आएगा, लेकिन फिर से वो स्ट्रेट होने की कोशिश करेगा क्योंकि हमने वोल्टेज अप्लाई की हुई है, बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है। तो बहुत सारे कोलिजन होंगे और जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती रहेगी, और जो कंडक्टर का टेम्परेचर है वो लगातार टाइम के साथ राइज करता जाएगा। जब तक उसमें से करंट फ्लो करता रहेगा तब तक कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो राइज करता रहेगा, और जो कंडक्टर की हीट एनर्जी है वो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में लूज होती रहेगी। तो इस प्रोसेस में बहुत सारी हीट एनर्जी वेस्ट, जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट चली जाएगी। तो अभी एक टर्म और है, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, सुपर कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर, ये आपको बताना है। कोई बच्चा बता सकता है सुपर कंडक्टर या सेमीकंडक्टर क्या होगा? रेजिस्टेंस के बारे में भी आप एक लाइन में बता सकते हो कि जो कोलिजन है उसकी वजह से मोशन में अपोजिशन होगी, और इसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर।
तो what do you mean by resistance of a conductor? The opposition to the flow of electrons inside a conductor due to repeated collisions is called resistance of that conductor. तो सुपर कंडक्टर का मतलब है ऐसा कंडक्टर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, जो कि पॉसिबल है 0 केल्विन टेम्परेचर पर ही या बहुत लो टेम्परेचर पर ही ऐसा पॉसिबल है कि किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 हो जाए। तो सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होगा। इसकी ज्यादा डिटेल तो 10th क्लास में नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यूट्यूब पर या सर्च जरूर करना, मैगलेव ट्रेन के बारे में भी सर्च करना, जो बिना व्हील्स के चलती है, ट्रैक पर फ्लोट करती है एक्चुअली वो हवा में। तो मैगलेव ट्रेन के बारे में आप सर्च करना और सुपर कंडक्टर के बारे में सर्च करना। तो सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 होगा। सुपर कंडक्टर का जो टेम्परेचर है ऑब्वियस है कि बहुत लो होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पर जो कोलिजन्स हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियस भी वाइब्रेट करना बहुत कम कर देगा। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो पाथ है वो बहुत ही स्मूथ रहेगा। बिना कोलिजन के ही इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएगा एट वेरी लो टेम्परेचर। 0 केल्विन 4 केल्विन के आसपास टेम्परेचर अगर होगा तो हम कंडक्टर को सुपर कंडक्टर बोल सकते हैं। और सेमीकंडक्टर के बारे में भी आप हायर क्लास में ही पढ़ोगे। ये गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर के बीच की कंडक्टिविटी वाला कंडक्टर है, जो आपके मोबाइल फोन में आईसीज हैं, इंटीग्रेटेड चिप्स हैं, यहाँ तक कि आपका जो मेमोरी कार्ड है, पेन ड्राइव के अंदर की जो चिप है, वो भी सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे। अभी जाने से पहले किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो खुद को म्यूट करे और बताए। अभिनव, अखिलेश, अंबिका, आर्यन, भूमिका, निखिल, निवेदिता, ओम, राहुल कुमार, राहुल शर्मा, श्रुति, स्नेहा and Somadri. Have a nice day. We shall resume in the next class.